नमस्कार दोस्तों, मैं CH आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल समृद्ध भारत में चाणक्य के नीति पे। जिस प्रकार आचार्य चाणक्य ने कहा है, जिस प्रकार विज्ञान में सिद्धांतों की खोज की जाती है और उनकी पुष्टि बार बार किए गए प्रयोगों से एक समान प्राप्त निष्कर्षों से होती है, उसी प्रकार नीति शास्त्र की भी एक सुनिश्चित परंपरा है। इसके निष्कर्ष भी प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में एक समान है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र को विज्ञान कहा है। वे इस ज्ञान के द्वारा सर्वज्ञ होने की बात भी कहते हैं। यह सर्वज्ञ होने का अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य का विश्लेषण करने की क्षमता प्राप्त कर लेना। जैसे इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मननपूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उसी सोची हुई बातों को कार्य रूप में बदलना चाहिए। अगले इस श्लोक का अर्थ है, बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तोड़कर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे बामी में फंसा सांप नष्ट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे चाणक्य के जीवन पर। क्या कर रहे हो? कुछ तो पवित्र है, उन पर क्रोध करना अच्छा नहीं है। जो कष्ट पहुँचाए उसे जीने का हक नहीं है, उसे नष्ट करना ही पुण्य है। लेकिन कुछ तो नष्ट नहीं होते, अवसर पाकर फिर फैल जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसकी दोबारा होने की सभी संभावनाओं को जलाकर रख दूंगा। शत्रु को निर्मूल करने पर विश्वास करता हूँ मैं। बालक के पैरों में कुश नामक घास चुभी थी, अतः उसको ही नष्ट कर दिया। खोद खोद कर उसकी जड़ों में मत डालकर बची खुची छोटी छोटी जड़ों को भी जला दिया था उसने। आचार्य ने बालक में छिपी संभावनाओं को पहचान लिया था। ऐसा आत्मविश्वास और प्रबल इच्छा शक्ति ही व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचाती है। ऐसे में यदि जन संवेदना का पुट मिल जाए तो व्यक्ति इतिहास पुरुष ही बनता है। और ऐसे ही हुआ भी। लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत के इतिहास को जिस बालक ने एक स्वर्णिम मोड़ दिया, उसी बालक बड़ा होकर चाणक्य बना। उसका असली नाम था विष्णुगुप्त। उसकी कूटनीतिक विश्लेषण की वजह से लोग उसे कौटिल्य भी कहते थे। यह घटना तब की है जब विश्व के मानचित्र पर कुछ देशों का कोई अता पता नहीं था, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। धर्म, दर्शन और अध्यात्म ही नहीं, राजनीति तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा लेने के लिए भी विदेशों से विद्यार्थी भारत भूमि पर आया करते थे। यह तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में राजनीति तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। भारत की सीमाएं उस समय अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। उस समय भारत सोने की चिड़िया था। विदेशी आक्रांताओं को भारत की समृद्धि खटक रही थी, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वे हिंदुस्तान के रणबांकुरों का सामना कर सके। अंततः उन्होंने दान और भेद की नीति का सहारा लेकर मगध के शासक धर्मानंद की कमियों को पहचान लिया और उसे अपने वश में भी कर लिया। वर्तमान के पटना तथा तत्कालीन पाटलिपुत्र के आसपास फैले पूर्व उत्तर प्रदेश की सीमाओं को छूता हुआ एक विशाल और शक्तिशाली वैभव संपन्न राज्य था मगध। मगध के सिंहासन पर आसीन धर्मानंद सुंदरियों में इतने डूब चुका था कि उसके राजकाज को देखने की फुर्सत ही नहीं थी। वह अपनी मौज मस्ती के लिए
प्रजा पर अत्याचार करता, जो भी आवाज़ उठाता उसे कुचल दिया जाता। चाणक्य को भी जनहित के लिए उठाई गई आवाज़ की सजा मिली। उस महान आचार्य को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक एक करके हृदय विदारक घटनाएं चाणक्य पुत्र चाणक्य के हृदय में फांस की तरह धंसी हुई थी। एक दिन जब राजसभा में समूचे आर्यव्रत की स्थितियों का विवेचना करते हुए मगधराज धर्मानंद को उसके कर्तव्य याद दिलाया, उसने चाणक्य को दरबार से धक्के मारकर निकाल फेंकने का आदेश दिया। सैनिकों धक्के मारकर दरबार से निकालने की कोशिश के बीच चाणक्य की शिखा खुल गई। यह चाणक्य ही नहीं, देश की उस आवाज़ का भी अपमान था जो अपने राजा के सामने अंधकार में विलीन होते अपने भविष्य को बचाने की गुहार कर रही थी। उस समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली, अब यह शिखा तभी बंधेगी जब नंद वंश का समूह नाश हो जाएगा। चाणक्य ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त को चुना। चंद्रगुप्त में छिपी संभावनाओं को चाणक्य ने एक एक करके तराशा। सोचते हुए कार्य को मूर्त रूप देना चाणक्य के लिए आसान नहीं था। मगध दुनिया के छोटे से प्रदेश से सिकंदर नामक आंधी की गद भारत की सीमाओं पर छाने लगी थी। कंधार के राजकुमार अम्बी ने सिकंदर से गुप्त संधि कर ली थी। पोरस ने सिकंदर की सेनाओं का डटकर सामना किया, लेकिन सिकंदर की रणनीति ने पासा पलट दिया। सिकंदर की ओर से हुए बाण वर्षा से घबराए पोरस की जुझारू गज सेना ने अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। पोरस की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। सिकंदर द्वारा यह पूछने पर कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पोरस ने निर्भीक होकर कहा कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस को उसकी वीरता से प्रसन्न होकर छोड़ भी दिया, पर इस पराजय के बाद आचार्य चाणक्य की देखरेख में चंद्रगुप्त अपनी सेनाओं को संगठित करने, उसे तैयार करने और युद्ध की रणनीति बनाने में पूरी तरह से लग गए। भारी भरकम शस्त्रों और कवचों आदि की जगह हल्के परंतु मजबूत हथियारों ने ली। शारीरिक शक्ति के साथ ही बुद्धि चतुराई का भी प्रयोग किया गया। चाणक्य की कूटनीति ने इस स्थिति में अमोघ ब्रह्मशास्त्र का काम किया। कौटिल्य ने समा, दान, दंड एवं भेद चारों नीति का प्रयोग किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। नंदवंश का नाश हुआ। चंद्रगुप्त ने मगध की बागडोर संभाली। सिकंदर के सेनापति सेलुकस की बेटी हेलन का चंद्रगुप्त के साथ विवाह हुआ। एक बार फिर भारत बिखरते बिखरते बच गया। सिकंदर नाम की आंधी शांत होकर वापस अपने देश चली गई। भारत की गरिमा विश्व के सामने फिर से निखर कर सामने आई। आप सभी का धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।